तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम बातचीत विद टॉपर सीरीज में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस प्रोग्राम में हम लोग जो है इस बार जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है उन लोगों से बातचीत करते हैं और अपनी बातें उनके सामने रखते हैं कि हमें जो तैयारी के समय कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जानते हैं कि उन्होंने कैसे जो है अपनी तैयारी की थी। तो इसी बातचीत के सिलसिले में आज जो है हम लोग मिलने वाले हैं सुहानी मिश्रा जी से, जो अभी फिलहाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और इस बार इन्होंने अ, एग्ज़ाम में जो है जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन्स या मार्क्स से इन्होंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुहानी जी। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे इस पूरे विद्यार्थियों की तरफ से आपको एक बार जेआरएफ क्वालिफ़ाई करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। Thank you so much, Gulshan. Thank you for inviting me. हम लोग बातचीत शुरू करें, इससे पहले हमारे विद्यार्थी जो है वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कैसा रहा है? आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? ग्रेजुएशन आपका कहाँ से रहा है? और जैसा कि सबको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप एचसीयू से कर रही है, तो अपने बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे बच्चों को। मेरा नाम सुहानी मिश्रा है, जैसा कि आप लोगों को पता है। मैंने हाल ही में जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मैं इलाहाबाद की हूँ, इलाहाबाद यूपी की। और मैंने मेरी जो स्कूलिंग हुई है, वो इलाहाबाद में ही हुई है। मैं हिंदी मीडियम की छात्रा रही हूँ और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। इस बार आपका 3rd सेमेस्टर होगा, अगर मैं सही हूँ तो। जी, मेरा 3rd सेमेस्टर है। तो इससे पहले आपने कितनी बार जो है नेट का एग्ज़ाम दिया? देखिए इससे पहले मैंने 2 बार नेट का एग्ज़ाम दिया था और दोनों ही बार मैंने नेट क्वालिफ़ाई किया था जून में और दिसंबर में 2023 में। मैंने दोनों ही बार नेट क्वालिफ़ाई किया पर इस बार मेरा जेआरएफ हुआ है। यानी कि टोटल आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, तीनों बार आपने नेट क्वालिफ़ाई किया और इस बार जो है जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया। जी, एक जी। बार फिर से बहुत-बहुत बधाई हो आपको। बात करते हैं थैंक यू कि सो अ, थोड़ा-सा बात करते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है। तो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए थोड़ा-सा कि ये कितना ज़्यादा फ्रेंडली है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? एकेडमिक बर्डन कैसा होता है? हुँ, हुँ। देखिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नॉर्थ के बच्चे हैं वो अब इस यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बहुत सारे बच्चे नॉर्थ के यहाँ आ भी रहे हैं, सीयूईटी एग्ज़ाम की वजह से। ये यूनिवर्सिटी इस प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अ, सही भी है और एक तरीके से सही नहीं भी है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जेएनयू एंड एचयू दे बोथ हैव इनका दोनों का ही बहुत रिसर्च ओरिएंटेड एकेडमिक है। तो ये आपको हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आपका पीएचडी में आप जिससे आपका वो रिसर्च को लेके जो उत्साह है, वो आए। आपका पैशन जो है एकेडमिक को लेके, वो जगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके इनका बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं होता है। और मुझे ऐसा लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि समय की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली अगर मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो समय यहाँ पे पर्याप्त है क्योंकि हमारी जो क्लासेस चलती है वो मंडे टू फ्राइडे चलती है, सैटरडे संडे को नहीं चलती है। तो हम मैं कहूँगी और लीनिएंट भी काफ़ी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के और तो एकेडमिक वाइज़ आई वुड से कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ से एचयू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एकेडमिक मामले में और उसके अलावा अटेंडेंस के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। मतलब बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 75% ऐसे कहने को होता है।
लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आपको 75% मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम देने नहीं देते हैं। तो मैं कहूंगी कि एचसीयू नॉर्थ के यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में काफी स्ट्रिक्ट है एकेडमिक को लेके। और बात करें माहौल की, जैसे कि बीएचयू है तो वहाँ जो है नेट और जेआरएफ का माहौल काफी मिलेगा आपको। जेएनयू में भी अभी फिलहाल के दिनों में अच्छा खासा माहौल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बन चुका है। तो एसयू जो है इस मामले में कैसा है अभी? वहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं? जी, देखिए बच्चे तो हर जगह ही तैयारी कर रहे होते हैं, वो तो अपने इंडिविजुअल चॉइस की बात होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ में जैसे दिल्ली में होने की वजह से जेएनयू में भी बच्चे ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। बीएचयू में भी बच्चे जी तोड़ लगा के सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। एचसीयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो मुझे लगता है पूरी पूरी तरीके से चाहता है कि बच्चे एकेडमिकली इन्वॉल्व हो। अगर आप यहाँ पर पीजी करने आए हैं, आप ऐसा पीजी करके जाए जो आप कुछ सीख के जाए, जो आपका मतलब ऐसा नहीं कि बस आपको एग्जाम क्लियर करना है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करवाने पे बिल्कुल फोकस नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ कॉम्पिटेटिव माहौल उतना नहीं है, यहाँ पे एकेडमिक माहौल ज्यादा है। जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगी कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। बहुत अच्छा बताया आपने। अब बात करते हैं कि आपने अपने एकेडमिक टाइम टेबल से जो है थोड़ा बहुत टाइम निकाला होगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपने लगभग कितने समय पहले से इस एग्जाम की तैयारी आपने शुरू की है? आवाज क्लियर हो पा रही है सुहानी? जी, अभी आई आपकी आवाज। ओके। मैं ये पूछ रहा था कि आपने अपने एकेडमिक टाइम टेबल से जो है थोड़ा बहुत टाइम निकाला होगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपने लगभग कितने समय पहले से इस एग्जाम की तैयारी शुरू की होगी? जैसा कि आपने बताया कि 3 अटेम्प्ट आपने दिया है, तो कितना सीरियस थी आप इसको लेके और कितना समय आपने इसको दिया होगा? जी, देखिए मैं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा समय प्रिपरेशन को नहीं दिया है। ये बहुत ही जेन्युइन बात है, क्योंकि जब मैंने जून में 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने सीयूईटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और बस मैंने दे दिया था एग्ज़ाम। और मुझे लगता है कि मैं उस समय शायद शायद एलिजिबल भी नहीं थी, पर मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। मेरी प्रिपरेशन सिर्फ़ सीयूईटी एग्ज़ाम जितनी थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया था। जब दिसंबर में हम लोगों का जेआरएफ का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम था, तब भी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि हम लोगों का पूरा जो साल था वो एडमिशन वगैरह में चला गया। तो हम लोग पूरे काउंसलिंग वगैरह के प्रोसीजर्स कराना और ये सब, तो इतना प्रिपरेशन हो नहीं पाया, मैं ये कहूँगी। मैंने प्रिपरेशन एग्ज़ैक्टली स्टार्ट की है जनवरी 2024 में, जो मैंने एक प्रॉपर प्रिपरेशन जिसको कह सकते हैं, वो मैंने जनवरी 2024 में स्टार्ट की है और मैंने जून में क्लियर किया है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम असल में उतनी मेहनत माँगता है नहीं, जितना लोग बच्चों को डर के मारे लगने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 अगर महीने 3-4 महीने अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर ले रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। आपने इस बार एग्जाम में कितने क्वेश्चन जो है सही किए? हाँ, मैंने हिस्ट्री में 70 क्वेश्चन सही किए थे और मैंने फर्स्ट पेपर में 36 क्वेश्चन सही किए थे। 36। जी। आपके हिसाब से जो है दोनों पेपरों पे कितना ज्यादा आपने मेहनत किया था? देखिए मेरे हिस्ट्री के मैं मार्क्स की बात करूँ तो वो मेरे काफ़ी कंसिस्टेंट रहे थे। लगातार वैसे ही मार्क्स आ रहे थे। जून में भी मेरा हिस्ट्री की वज़ह से ही मैं कहूँगी नेट क्वालीफाई हुआ था और फर्स्ट पेपर में मेरे बहुत खराब मार्क्स थे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने बस किसी तरीके से पास कर लिया था। दिसंबर में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें सेम चीज़ हुई थी। हिस्ट्री में मेरा ऑलमोस्ट 60 चला जाता था, 60 क्वेश्चन्स हर बार, और फर्स्ट पेपर में खराब प्रदर्शन की वज़ह से मेरा मैं कहूँगी कि जेआरएफ अक्सर रुक जाता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है मैंने फर्स्ट पेपर में ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मुझे पता था कि हिस्ट्री में मेरा कंसिस्टेंट मार्क्स जा रहा है, उतना ही जा रहा है। तो मैं अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ूँगी तो मैं उतना स्कोर कर ले जाऊँगी। लेकिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी मेहनत करने की फर्स्ट पेपर में।
तो इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी मैंने फर्स्ट पेपर पे ही ध्यान दिया है। तो बात करें मीडियम की, जैसा कि आपने बताया कि आपका स्कूलिंग जो है हिंदी मीडियम से हुआ है, तो जी। एससीयू जो है उतना हिंदी मीडियम फ्रेंडली है नहीं, वहाँ जी, काफ़ी जी। जो है दिक्कतें होती हैं। तो आपने तैयारी क्या हिंदी मीडियम में ही जारी रखी थी, आपने मीडियम बदल लिया था? देखिए, यहाँ पे आप आएँगे, चाहे आप एचसीयू ले लीजिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लीजिए या आप जेएनयू ले लीजिए, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि रूरल यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर्स एकदम इंग्लिश में पढ़ाएँगे और बीएचयू जैसी कंडीशन नहीं होती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग-अलग क्लासेस चले। तो इतना यहाँ पे आपको पैम्परिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे सब बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और आपको भी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कहीं न कहीं मुझे पता था कि मुझे इंग्लिश पे स्विच करना ही करना है। उसका रीज़न ये था कि एक तो अब किसी भी कॉम्पिटिटिव आपका जो वर्ल्ड चल रहा है कॉम्पिटिटिव, उसमें इंग्लिश का एक अपना महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो हुँ, उसमें आपको कहीं न कहीं ढलने के लिए अगर आप बहुत अच्छी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतने इस लेवल पे आप पहुँच जाइए कि आप कम से कम एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ। मुझे लगता है मेरे लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं रही हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं इंग्लिश से। मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ़ हुँ, हिंदी मीडियम हुँ। के होने की वजह आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है तो ऐसा ये असल में रीज़न है ही नहीं। उनकी भी आप देखेंगे तो उनकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वो भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, ना ही वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये पूरे तरीके से उस पे काम करने की बात है। मुझे ये पता था कि मुझे इंग्लिश में स्विच करना ही है आगे चल के। तो इसीलिए उसकी मैं कहूँगी तैयारी मैंने बीएचयू से ही शुरू कर दी थी। वहाँ पे मैंने जितना हो सका उतना मैंने डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। मैंने इंग्लिश के डिबेटिंग क्लब वगैरह चलाए और मैंने एक पेपर ऐसा कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल पेपर वो मैंने चाइना का जो लिया, वो मैंने पूरी तरीके से एग्ज़ाम इंग्लिश में दिया। तो धीरे-धीरे हुँ। करके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। पर हाँ, अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, पर मुझे लगता है कि मुझे इतनी मुश्किलात यहाँ होने की वज़ह से नहीं हुई क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा काम कर रखा था अपनी इंग्लिश पे और उस लेकिन मैं आपने बहुत आपने जो सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे सेकंड पेपर के लिए, हिस्ट्री के लिए, उसमें आपने हिंदी के सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे या इंग्लिश मीडियम के सोर्सेज़? देखिए मैंने सोर्सेज़ हिंदी मीडियम के फ़ॉलो किए थे। उसका मुझे लगता है आपने भी तैयारी की है तो आपको भी पता ही होगा कि हिंदी मीडियम में जितने अच्छे सोर्सेज़ हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश मीडियम में उतने अच्छे सोर्सेज़ नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़्यादा क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। जबकि हिंदी मीडियम के पास आप देखेंगे पूरी बुक लिस्ट है फ़ॉलो करने के लिए। तो मैंने हिंदी मीडियम के ही सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया था। बात करें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कौन-कौन से पहले आप फर्स्ट पेपर का बता दीजिए कि कौन-कौन से सोर्स को आपने फ़ॉलो किया? तो देखिए फर्स्ट पेपर में तो मैंने केवीएस मदान कोर्स वही फ़ॉलो किया था। केवीएस मदान इंग्लिश में है और मुझे लगता है हिंदी में भी अवेलेबल है। लेकिन मैंने केवीएस मदान का इंग्लिश वर्ज़न एक्चुअली फ़ॉलो किया था। लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा मेरे प्रिपरेशन के लिए, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर ही आपका पूरा ग्रंथ है। आपको फर्स्ट पेपर हर साल सारे सब्जेक्ट्स का फर्स्ट पेपर सेम ही होता है। अगर आप 1 साल का भी फर्स्ट पेपर अच्छे से लगा लें, तो आप देखेंगे कि आपको अलग कॉन्फिडेंस फील होगा क्योंकि क्वेश्चंस उसी उस कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं केवीएस मदान से, क्या आपको पढ़ना है, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस उतना पढ़ना है जितना उस एग्ज़ाम में आए और वो उस एग्ज़ाम में क्या आ रहा है ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर मैं हमेशा बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। और जैसा कि बताया आपने फर्स्ट पेपर के लिए आपने केवीएस मदान और प्रीवियस ईयर पेपर्स फ़ॉलो किया था और सेकंड पेपर के लिए आपने कौन-कौन से सोर्स को फ़ॉलो किया था?
देखिए मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि जो गलती मैंने की वो गलती मत करिएगा। कि होता क्या है कि जब मेरा बिना प्रिपरेशन का नेट निकल गया, तो फिर मैंने पूरे ग्रंथ मँगा लिए, जितने अवेलेबल हो सकते थे। एंशिएंट के लिए आपका आर एस शर्मा हो गया, फिर मिडाइवल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा लोग बोलते हैं, मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय, पता नहीं क्या-क्या किताबें लोग बोलते हैं। कुछ आपको फॉलो नहीं करना है, कुछ भी। वो जो गलती मैंने की मुझे लगता है कि मँगाकर वो मैंने मुझे लगता है मेरे लिए गलती ही थी, इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, असल में। आर्या अपने आप में पूरा-पूरा ग्रंथ है। मैंने आर्या को ही हिस्ट्री में फॉलो किया है। मुझे लगता है एक तो जैसा कि मैंने केवीएस मैदान में बताया, केवीएस मैदान और प्रीवियस पेपर, फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर में आप सिर्फ आर्या को फॉलो कीजिए। आर्या अपने आप में बेस्ट है। उसके अलावा आर्या के अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर इसमें भी आपका सेम है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए अच्छे से। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से आप आर्या को भी आपको पूरा-पूरा पढ़ना नहीं है। मुझे लगता है कि आर्या की अगर आप जो लिस्ट आती है, जो जितने उसमें लिस्ट आपको मिलते हैं, अगर आप लिस्ट भी एक अच्छे से कवर कर लें, तो आपका आसानी से नेट निकल जाएगा। अगर मान लीजिए जेआरएफ नहीं भी निकला, तो नेट तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागना है। आर्या इज़ अपने आप में इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। बहुत ही बेहतर बताया आपने। आर्या की बात मैं लोगों से करता भी हूँ कि अगर आप सक्षम हैं पढ़ने में तो एक बार ज़रूर इसको पढ़िए। और इसके साथ-साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोई ऐसे कंपाइलेशन वगैरह लिया था या डायरेक्ट आपने एनटीए के वेबसाइट से प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके सॉल्व किए? देखिए, आप कंपाइलेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा-सा ऑथेंटिकेशन पे ज़्यादा रहता था, तो इसलिए मैं सीधा साइट से डाउनलोड करती थी पेपर। जो भी पेपर मुझे एनालाइज़ करना होता था, तो वो मैं साइट से डाउनलोड करके लैपटॉप में उसकी फाइल बनाती थी। तो मैंने कंपाइलेशन बुक्स ले रखी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मैंने साइट से ही डाउनलोड करके ज़्यादातर यूज़ किया है। ओके। और अगला क्वेश्चन है हमारे विद्यार्थियों का कि आपने अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए हैं। जैसा कि आप पहले एक बार बता चुके हैं कि फर्स्ट पेपर की वजह से आपका थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ। लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन-सी कमी जो है पहले के 2 अटेम्प्ट्स में रह गई थी, जिसको आपने दूर किया तो थर्ड अटेम्प्ट में आपने 99.93 परसेंटाइल से दिया रखा? देखिए मैं कमी तो यही बताऊँगी कि मैंने तैयारी नहीं की। क्योंकि मैंने बस एग्ज़ाम दिया है, मैंने तैयारी नहीं किया है। दोनों ही अटेम्प्ट्स में मैंने बिना प्रिपरेशन के ही मैंने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो सीयूईटी की वज़ह से हुआ मेरा नेट। दूसरे अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि उसमें भी चूँकि हम लोगों का रिज़ल्ट बहुत लेट में आया। जो सीयूईटी का रिज़ल्ट और उसका फिर एडमिशन का हुँ, प्रोसीजर वग़ैरह, फिर हैदराबाद में यहाँ आना, नई जगह, पूरा नया माहौल, नई क्लासेस, उसमें सेटल होना अच्छे से। तो उन सब की वज़ह से मेरी दिसंबर में भी प्रिपरेशन नहीं रही। बस मुझे लगता है कि मेरी अ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, क्योंकि मैं मेरा ट्वेल्थ में भी हिस्ट्री था और फिर मेरा ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री रहा। तो उसके बाद मेरा मुझे लगता है कि सीयूईटी के एग्ज़ाम के दौरान तो उन्हीं सब चीज़ों ने मुझे लगता है मेरी हेल्प की नेट निकालने में। पर मैं कहूँगी प्रिपरेशन ना करना वाज़ वन फैक्टर दैट आई ओनली क्लियर्ड नेट। ओके। किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा है अंशु ने शायद कि इस तैयारी के दौरान जो है आपने नोट्स वगैरह बनाया था या डायरेक्ट बुक को ही पढ़ती थी? जी। देखिए नोट्स मैंने बनाया था, ऑफ़ कोर्स मैंने नोट्स बनाया था। मैंने फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छे से नोट्स बनाया था, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर को लेके काफ़ी डरी हुई थी, तो इस वज़ह से मैंने फर्स्ट पेपर का नोट बनाया था। उसके अलावा मुझे लगता है नोट्स का बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंस है। आप ये मत सोच के चलिए कि आप सिर्फ़ किताब में क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, उस वो जो प्रोसीजर होता है नोट्स बनाने का, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी लाता है। आपको बताता है कि हुँ, आपने उसमें से एक्चुअली निकाला क्या है। तो इस वज़ह से मैंने नोट्स ऑफ कोर्स बनाया था। मैं बोलूँगी कि आप लोग भी नोट्स ज़रूर बनाइए। पर हमेशा ध्यान रखिए
नोट्स बनाते वक़्त आप सब कुछ नहीं छापना है। आपको बस वो चीज़ें नोट्स में लेनी है जो इम्पोर्टेंट है। लोग करते क्या है कि शुरू से अंत तक पूरा-पूरा नोट बनाने लग जाते हैं। तो वैसा काम मत करिए, सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आप पढ़ पाएँ और वो आपका ज़्यादा मुझे लगता है कि वैल्यूएबल होगा। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि मैं भी विद्यार्थियों को सलाह ही देता हूँ कि अपने नोट्स जो है खुद से बनाइए। किताबें धरती पे बहुत अवेलेबल हैं और दूसरे के नोट्स आपके टेलीग्राम पे भर-भर के मिल जाएँगे और उसको पढ़ने से जो है बचिए थोड़ा-सा और अपना कंटेंट जो है खुद तैयार करिए। तो बात करते हैं कि जी, विद्यार्थियों से बात करते हैं कि किसी का अगर और कोई प्रश्न हो सुहानी जी से तो पूछ सकते जी, हैं। गार्गी इन्होंने पहले बता दिया है कि 36 क्वेश्चन जो है इनके फर्स्ट पेपर में सही थे और 70 क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर में। जी। इसके अलावा कोई डिटेल में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ? हाँ, बताइए। पर या पर हमारे जो मार्क्स थे एक्चुअली मेरे टोटल 212 मार्क्स थे। लेकिन ये नॉर्मलाइज़ेशन इस बार होता है जब 2 उसमें शिफ्ट में देते हैं तो नॉर्मलाइज़ेशन होता है। तो नॉर्मलाइज़ेशन में हमारा मार्क्स कम कर दिया जाता है। तो किस हालाँकि शिफ्ट में था आपका एग्ज़ाम? जी, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट वालों को इस बार थोड़ा-सा नंबर जो है घटाया गया और 4-5 जी, जी। नंबर ही घटाए गए थे शायद। हाँ, बताइए किसी का कोई जी। प्रश्न हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ, गार्गी बताइए। हेलो सुहानी, गुड इवनिंग। कांग्रेचुलेशंस आपके नेट जेआरएफ के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था थैंक यू कि सो आपने जो आर्या के बारे में बोला, उसके लाइक एडजेसेंट में कोई ऐसे इंग्लिश में बुक है क्या? इफ पॉसिबल या आपके नज़र में कुछ है क्या? हुँ, हुँ। देखिए मेरी गार्गी मेरे बहुत सारे एक्चुअली यहाँ पे दोस्त हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, केरला वगैरह के और ऐसे। वो सब भी सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि इंग्लिश में नहीं है आर्या तो क्या करें उसके लिए। तो देखिए मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि देखिए इंग्लिश में आपको कोई ऐसा ऑथेंटिक बुक नहीं है जो आप एक फॉलो करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जो मैंने उनको भी सजेस्ट किया हुआ है कि आप इसके लिस्ट को फॉलो करिए। आप जो इंग्लिश में जैसे अरिहंत की बुक आती है, लोग सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे अक्सर अरिहंत की बुक फॉलो करते हैं। तो आप वो बुक फॉलो करिए जो भी इंग्लिश में अवेलेबल है। लेकिन आप आर्या की जो लिस्ट है, लिस्ट बेसिकली थीम, वो नाम है, वो तो आप पढ़ सकते हैं ना। नाम है, वो नाम तो नाम ही रहेगा, इंग्लिश में भी वो नाम ही रहेगा। डेट है, डेट तो भी नहीं बदल सकता, वो भी डेट ही रहेगा। आप कम से कम जो आर्या में लिस्ट है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और एक इंग्लिश की बुक जो मुझे लगता है अरिहंत की आती है, वो ज़्यादातर लोग फ़ॉलो करते हैं। हालाँकि मैंने उसे बस देखा ही है, मैंने उसे कभी यूज़ नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आप आर्या की लिस्ट ज़रूर फ़ॉलो करिए। और मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करिए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन्स बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ करना का मतलब ये नहीं है कि आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज़ करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? अभी आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है, तो स्टेटमेंट में एक-एक स्टेटमेंट किधर से स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट आप अच्छे से दिमाग में याद कर लीजिए। पूरा रट लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में आ रहे हैं। कोई मैथ्स का फॉलोइंग में है, तो वो स्टेटमेंट में आ जा रहा है। कोई स्टेटमेंट पे है, तो रीज़न एंड असर्शन में आ जा रहा है। इस तरीके से स्विच होकर लेकिन स्टेटमेंट वही है आपका जो काफी बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिशन बहुत है प्रीवियस ईयर पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए। हर साल मुझे लगता है कि नेट यूजीसी नेट खुद बता रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। बस आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा-सा अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकेंगे। बहुत ही बढ़िया। सृष्टि आप क्या पूछना चाहती हैं? So good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग।
Right, ma'am. Can you just give an overview, like what kind of notes you have prepared if you're having it right now? Okay. Thank you, Srishti, for that congratulations. And I think I have prepared a very short notes, as I already said. Like, because you don't need a very thorough notes for preparation of exam. I just Yeah, wanted to I know. would say, Sorry to interrupt. okay. Yeah, if you're having the notes right now in front of you anywhere kept aside, Hmm. please show us so that it will give us a briefing that how can we can actually, if mnemonics have been used, that would also be helpful for us. Please show us if you're having that. Okay. Actually, the problem is that right now I am in my friend's room because Okay, Wi-Fi okay, okay, okay. is not Yeah, working thank you very so well much. in a hostel. Okay. But yeah, I see basically you even if you will see my notes, you will not able to understand because my note is my note. It is made for me Yeah, now. So you have like you I have to just make your wanted own to note. see that it's Yes, like Safi. short form, Uh, monofilament. yeah. In see सृष्टि basically कंप्लीट कर लेनी है yeah, I can give you an example basically. How can you make notes? Okay. So, like there are basically what kind of question you will see in exams. There is statement that what are the statements are correct, reason and assertion, match the following are there, and chronology and comprehension. I think I have covered almost all type of questions. Now, for example, if you see for Mughals, if you take for example Mughals, so what questions from Mughals are coming like consistently? So you will see chronology of Akbar's work is very important. It's like most important. So you have to make a chronology of Akbar works. Okay. Match the following, if you will see, most of the questions from match the following is coming from administration. So what are the administration you are going to cover? You are going to cover the important administrations like Mughal, Sultanate, Mauryan, Gupta, and Chola, and Vijayanagar. So I would say go topic wise. Don't cover the whole book. Go topic wise. So Akbar's works are very important. Nowadays, Subhash Chandra, that INA works chronology is very important. Veer Savarkar, VD Savarkar is consistently coming in the exam. He is very important. That whole Maratha Rajya is very important. So if you will see the how to make notes, so how you will make notes? You will keep this thing in mind that the question will either come from chronology or the statement. Cover the important things, only important things. For example, like in ancient, if you okay, I'm telling you thoroughly to clear your doubts. If you take ancient, okay, so in ancient, prehistory is not coming. Prehistory is not coming nowadays. It's totally left out. So you have to study Maurya. You have to study Gupta. These two dynasties are very important. Apart from that, in Maurya, if you will go, what's important the most in Maurya? Ashoka inscription. So you have to cover important topics which are coming consistently in exams. So you will first you will make notes of Mauryan inscription in ancient. Then you will go for Chola administration. Then you will go in Sangam ports. Sangam ports are continuously coming in the exams. So I would say see the paper, see where the question is coming, prepare those topics first. First, cover the topics which are most important. Then, if you have time, then thorough and you can study more and more whatever you want to study. So that would be my suggestion for you. Thank you, ma'am, so much. हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा आपको पेपर एनालिसिस पे वर्क करना चाहिए इससे आपको ज्यादा जी क्लियर होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है And congratulations. तो दिक्कत है मैम हाँ हाँ बताइए मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिनिमम कितने साल का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करें तो हमारा चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब नेट या जेनरल होने का चांस है। थैंक यू टिकेश्वर देखिए मैं
फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट पेपर आपका सारे सब्जेक्ट्स का अलग-अलग फर्स्ट पेपर होता है। तो आप फर्स्ट पेपर में मैं ये कहूँगी कि आप अगर 2 साल की भी फर्स्ट पेपर अगर आप सारे सब्जेक्ट की कवर कर लिए, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपको क्यों ये करना है, अगर आप एटलीस्ट कम से कम अगर आप 2018 तक का अगर आप एनालिसिस कर लें, तो आपको एक एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू। सेकंड पेपर में आप 2018 के बाद के पेपर को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए आप पिछले 2 साल का या 4-5 एग्जाम का अगर फॉलो कर लेते हैं तो एक्चुअली इसके जैसे अलावा आप किसी पीछे जाएंगे पीछे जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, पेपर और इजी होता जाएगा, क्योंकि पेपर अभी 2023 के बाद से पेपर का ट्रेंड बहुत बदल गया है। तो कोशिश करिए कि जो अभी राइट नाउ जो ट्रेंड चल रहा है, आप अभी के पेपर्स को ज्यादा देखिए देन बाद के पेपर्स को। और बताइए किसी का और कोई प्रश्न हो तो। सर हिस्टोग्राफी के लिए क्या फॉलो किया था आपने मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू अंशु। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हिस्टोरियोग्राफी के लिए देखिए बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हिस्टोरियोग्राफी के लिए क्या पढ़ें, क्या अलग से कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए हिस्टोरियोग्राफी के लिए जो मैंने जो चीज की थी वो ये थी कि हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस हर बार अक्सर एक ही जो जोन से आते हैं, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी सबको पता है कि कोई बच्चा इतना हिस्टोरियोग्राफी जाके नहीं पढ़ रहा है। तो हिस्टोरियोग्राफी में मैं कहूंगी कि सबसे बेस्ट जो चीज है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से हिस्टोरियोग्राफी के नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, जो जो क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी के पूछ रहा है वो आप पेपर वो पूरे सीधा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी में क्या पूछेगा आपका, कोटेशन पूछेगा, आइदर कोटेशन और द बुक नेम और एनी स्टेटमेंट। इससे ज्यादा तो आपको हिस्टोरियोग्राफी से नहीं पूछता। हर बार ईएच कार से क्वेश्चन बन रहा है, आर्जन कॉलिंगवुड का बुक, दैट हिस्टोरियन क्राफ्ट वाला बुक, सेम बुक्स, हिस्टोरियोग्राफी के सेम बुक्स, सेम ऑथर्स। तो एक तो बुक एंड ऑथर प्रिपेयर कर लीजिए और दूसरा कोटेशन प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा बहुत कोटेशन प्रिपेयर कर लेंगे और नोट्स के तो नोट्स मैंने ऐसे बनाए थे कि जैसे आपका एजेस, हिस्टोरियोग्राफी में भी आपका डिवीजन है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, ठीक है, कौन से आपके जो है ओरिएंटलिस्ट हैं, कौन से आपके इधर आते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्टोरियोग्राफी पे क्वेश्चंस आए हैं जो एग्जाम आपका कैंसिल हुआ, तो वो एक बार आप पेपर अगर आप देखेंगे जो एग्जाम कैंसिल हुआ अभी, तो उसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस है। तो ज्यादा कुछ नहीं आपको प्रिपेयर करना है, आप अगर एच कार के सारे चैप्टर्स और बुक लिस्ट बना लीजिए हिस्टोरियोग्राफी की, आप गूगल पे सिंपली डालिए हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूंगी प्रीवियस ईयर पेपर यूज कर लीजिए और गूगल यूज कर लीजिए, दो सोर्स आपका इनफ है हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस के लिए। यस मैम। एक चीज और मैम, बाय द वे आपने हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मतलब जो नोट्स बनाया आपने, तो क्या जैसे आपने टॉपिक चूज कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, तो क्या आपने नोट्स के लिए एक ही बुक को प्रिफर किया, जैसे कि आपने बताया आर्या, ठीक है, मतलब उसमें जो चीजें हैं बस वही फ्यूफिल है, उतना ही है, सफिशिएंट है मैम ये चीजें? हाँ जी बिल्कुल सफिशिएंट है। लोग कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से बच्चे हमेशा सस्पिशन में रहते हैं कि सब ऐसा तो नहीं वो कुछ छूट जाएगा। मुझे लगता है अगर आपने आर्या और प्रीवियस ईयर पेपर ये दोनों मिलाकर पढ़ाई की, आपको कुछ नहीं छूटेगा, कुछ छूटेगा ही नहीं। आर्या अपने आप में पूरी ग्रंथ लेके बैठा है, आपको बस अपनी अप्रोच को बदलना है। आप जब कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप विजयनगर पढ़ रहे हैं तो विजयनगर में क्या क्वेश्चन आ रहा है। विजयनगर में क्वेश्चन आ रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े से छोटे में अरेंज करो, अक्सर ये क्वेश्चन बन रहा है, या बहुत ज्यादा बन रहा है तो ट्रैवलर्स पे हमेशा क्वेश्चन बन रहा है, हर ईयर में आपका ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन से ट्रैवलर्स किसके टाइम पे आए, ये आपके दिमाग, सब कुछ आपका आर्या में है, आपको कहीं नहीं जाना है बाहर।
आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आर्या को फॉलो करिए। कोई आपको डाउट मन में मत रखिए कि पता चला ये बुक कुछ छूट जाए मेरा। एक किताब को बेहतरीन ढंग से पढ़ना ज्यादा जरूरी है देन बहुत सारी किताबें आप खराब तरीके से पढ़े। तो मुझे लगता है कि आर्या बेझिझक होके पूरे बिना किसी डाउट से फॉलो करिए। उसके मैंने तो पूरी आर्या पढ़ी भी नहीं है, मैंने सिर्फ आर्या की लिस्ट प्रिपेयर करी है और सिर्फ आर्या से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर किया है। मैंने बस यही किया है, मैंने आर्या भी पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आपका इतना इतना डिमांडिंग है जितना आप परेशान हो रहे हैं इधर उधर से। एक चीज और मैम, बहुत ही अच्छा बता। एक चीज और मैम, जैसे रिवीजन, वो रिवीजन का क्या था? जैसे नहीं होता है मैम, हिस्ट्री इतना ब्राउड एरिया है, फर्स्ट पेपर भी बहुत है, प्लस मैथ भी है, पैसेज वगैरह भी हैं, तो फिर इसको कैसे रिवीजन करते हैं मैम? मतलब कैसे इसको शॉर्ट वे में रिवीजन करके एग्जाम के टाइम तक प्रिपेयर करें इसको? इसके लिए क्या किया था आपने? जी देखिए, रिवीजन ऑफ कोर्स रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये बताना चाहूंगी हमेशा कि अक्सर हम लोग करते ही हैं कि हम सिर्फ पढ़ने में लगे रहते हैं। एग्जाम आ जाता है तो हम रिवीजन करते ही नहीं है बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या था। उसका रीजन ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। लेकिन रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप शुरू से लेके अंत तक ग्रंथ को आप रिवाइज करते रहिए, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन ये है कि आप देखते जाइए, आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको उसी पे टिके रहना है, एक्स्ट्रा सोर्सेस को नहीं देखना है, आपको बस उनको देखते रहना है। देखते रहने का मतलब बस एक गेज आप डालते जाइए हर दिन, अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले रिवीजन करिए, चुपचाप रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आपने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया है। और नोट्स के लिए मैं ये एक बार और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने कोई कॉपी में नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि जब आप कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप करते क्या है, शुरू से अंत तक हमें खत्म करना है, ताकि कॉपी में पूरा एकदम व्यवस्थित नोट्स रहे। तो मैंने नोट्स जैसे बनाए, मैंने A4 शीट्स में नोट्स बनाया है। A4 शीट्स को मैंने फॉलो किया कि A4 शीट्स में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है सबसे पहले वो कवर किया, ठीक है। और उसको कवर करके, जैसे मिडाइवल में मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने मिडाइवल टॉपिक कवर कर लिया, मुझे लगा एंशिएंट में ये इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको कवर कर लिया। फिर उसके बाद उसकी फाइल बनाती गई, मैं फाइल बनाती गई, और फिर उसके बाद लास्ट में आप उसको अरेंज कर दीजिए आराम से अच्छे से। एंशिएंट का अलग अरेंज कर लिए, मिडाइवल का अलग अरेंज कर लीजिए और मॉडर्न का अलग अरेंज कर लीजिए। और उसके अलावा मैंने एक फाइल हिस्टोरियोग्राफी की भी बनाई थी, तो हिस्टोरियोग्राफी की भी फाइल आप रखिए। तो मैंने, हालांकि हर इंसान का अपना तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, तो मैंने ये तरीका फॉलो किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मेरा A4 शीट में नोट्स होगा तो मैं जिस भी क्रोनोलॉजी में नोट्स बना रही हूँ मैं बाद में उसको अरेंज कर दूंगी अपने हिसाब से। तो इसलिए मैंने इस तरीके से चीजों को अरेंज करा। रिवीजन मैंने बहुत ही आसानी से इसी वजह से कर लिया क्योंकि मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाए थे वो इम्पोर्टेंट चीजों के ही नोट्स थे। तो इसीलिए मेरा कोई ग्रंथ रेडी नहीं था नोट्स का। बहुत ही पतली पतली फाइलें थी नोट्स की, जो मैंने बहुत आसानी से रिवीजन कर लिया। बहुत ही बढ़िया बताया आपने। थैंक यू और मैम। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज की बातचीत को हम लोग। So, हाँ one बताइए। second. Ma'am, just wanted to know. हाँ Ma'am, सृष्टि, पहले आप पूछ लीजिए उसके बाद। हाँ sir. I just wanted to know, ma'am, that when exams are near, okay, we just panic and फिर जब हमारा रिवीजन का जो नोट्स होता है जो हमने प्रिपेयर किया होता है, अगर मैं आर्या की बात करूँ एज यू सेड, तो आर्या में मैम जैसे आपने रिवीजन की भी चीजें that show what regarding then that जो हमने नोट्स प्रिपेयर, अगर हमें जो 2018 और जो अभी हमारे एनालाइज करेंगे, अगर उस चीज को लेकर क्लैरिटी चाहेंगे तो हमारे कर सकते हैं। At that time, that saturation level has been achieved, so we cannot further add on things. Could you please explain कि हमारा 18 से 20 पेपर आता है या जो होता है उसमें हम कैसे
पाएंगे क्योंकि आपने बताया that करने हैं पेपर। ओके, सृष्टि, आपकी आवाज इतनी क्लियर तो नहीं थी, लेकिन जितना मैं समझ पाई, आप ये कह रही है कि 2018 का अभी तक का पेपर एनालाइज करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए, या आप पैनिक कर जाओ बाद में ऐसा ना हो कि इससे कुछ और पूछ ले। तो क्या आपका क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली? और आई जस्ट वांटेड टू नो कि अगर सिचुएशन में अंडर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो योर क्वेश्चन। ओके, सो पहली चीज कि देखिए, अभी पेपर का पैटर्न जो है वो काफी चेंज हुआ है 2023 के बाद से। 2020 जो मैंने पहला एग्जाम दिया, मुझे लगता है वो अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा है NET-JRF का, क्योंकि उसमें आपका बहुत ही हिस्ट्री से अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि 2018 तक आप कवर करिए, क्योंकि उससे आप पहले जाएंगे ना, आप देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चंस अब आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका थोरो अंडरस्टैंडिंग दिखना चाहते हैं, वो आपसे सिर्फ रटा रटाया नहीं पूछना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला बस अगर 2018 तक का भी अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो उतना इनफ है। रही बात कि कुछ छूट ना जाए, ये देखिए, अगर आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं, ठीक है, जैसा मैंने बोला, पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें कवर करिए। जितना इंपॉर्टेंट आप करते जाएंगे, उतना ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली गिरता कब है? जब आप शुरू से अंत तक खत्म करने में लग जाते हैं, फिर आप बीच में अटक जाते हैं, फिर आपको पता नहीं रहता कि इतना तो पूरा छूट गया मेरा। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आप सबसे पहले वो कवर कर रहे हो जहां से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे जैसे जैसे आप टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जो जो पेपर्स में आ रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे, जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, एग्जाम्स मत छोड़िए, एग्जाम्स दीजिए, एग्जाम्स को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करती एग्जाम में। उसका रीजन यही है कि मैंने बहुत बहुत बार मैंने नेट दे दिया था, 2 बार मैंने नेट दे दिया था, 2 नहीं एक्चुअली मैंने 3 बार नेट दिया, एक हमारा एग्जाम कैंसिल भी हुआ, तो मैंने 4 बार एक्चुअली, हाँ 4 बार मैं कह सकती हूँ कि मैंने नेट दिया है, 3 बार एक्चुअली, हाँ। तो ये इतनी बार जब नेट के एग्जाम दोगे, जाके वहां बैठोगे, एक्सपीरियंस करोगे, वो जो एक्साइटमेंट, डर, वो सब धीरे धीरे आप उसके यूज टू हो जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन नहीं भी है तो एग्जाम दीजिए, आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, पैनिक नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे विद्यार्थियों का आई थिंक बताइए जल्दी से, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। 2 सेकंड। जो सर 20 मैम से जो ट्रांजिशन आवाज आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है। सर अभी क्लियर है? यस सर। मैम आई जस्ट वांटेड टू नो, जो आपने मेंशन किया 20 में टफेस्ट शिफ्ट आई थी एंड आफ्टर पेपर में जो चेंज, क्या आप थोड़ा उस पे ओके, तो आप ये पूछ रहे हैं कि 2023 में जो एग्जाम दिया और अभी 2024 में एग्जाम दिया, तो क्या चेंजेस मुझे दिख रहे हैं? यस। ओके, देखिए 2023 में जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था जून में, तो वो जैसा मैंने बताया वो अभी तक का टफेस्ट पेपर था, तो वो पूरा तरीके से 2023 में जून के सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है, सेकंड शिफ्ट का पेपर वो टफ था, जिसमें मेरा जो क्वालिफाई हुआ था जरा, वो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर जो है देखने को मिला। जी जी, एक्चुअली जून का दोनों शिफ्ट का पेपर इस बार बहुत टफ आया था। फिल्म्स के नाम पूछ रहे थे, मूवीज के नाम पूछ रहे थे, डायरेक्टर्स, मतलब हिस्ट्री के अलग ही जोन में वो पेपर आया हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो पेपर काफी टफ था, लेकिन फिर इन्होंने समझा वो चीज कि ऐसे आप 1-2 क्वेश्चन दे सकते हैं, ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो लेकिन पेपर का जो पैटर्न था वो 2023 के बाद से सेम रहा है। स्टेटमेंट्स रहे हैं,
रीजन ये मैथ्स द फॉलोइंग, और ये इस बार के पेपर में जो एक अलग चीज मैंने देखी वो ये थी कि रीजन असर्शन का क्वेश्चन एक भी नहीं था एक्चुअली। तो इसका मैं ये बोल नहीं सकती कि आपका आगे आएगा या नहीं आएगा, ये मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि एनटीए के ऊपर है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। पर इस बार रीजन असर्शन के क्वेश्चंस एक्चुअली नहीं थे। तो मैं कहूंगी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। पेपर एनालिसिस जो होता है दृष्टि आपको बस एक रेंज प्रोवाइड ताकि मेरा पेपर है एकदम सिंपल आता है तो वो कितना नीचे तक जा सकता है और एकदम टफ आता है तो कितना ऊपर तक जा सकता है। तो ये जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से सीखेंगे। हालांकि दूसरा कोई बताए इससे बेहतर है कि आप और बेहतर से जो है इसकी एनालिसिस करिए। इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज की बातचीत को हम लोग समाप्त सर लास्ट क्वेश्चन, टाइमिंग मैनेजमेंट को लेके एग्जामिनेशन में जो 3 आवर होते हैं मैम, तो वो हिस्ट्री और फर्स्ट पेपर के लिए मतलब कैसे वो दोनों को मैनेज किया जाए? क्योंकि मुझे लगता है अगर हिस्ट्री बनाओ तो ऐसा लगता है कि फिर उसे वो ज्यादा टाइमिंग ले लेती हैं, और फर्स्ट पेपर जल्दी अगर उसे स्टार्ट करो तो वो लगता है फिर वो पेपर ज्यादा टाइमिंग ले लेती है, हिस्ट्री के लिए कम बचती है। तो एक बार आप बताओगे मैम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे एक्चुअली किसी ने ध्यान नहीं दिया कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम को लेके। तो मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो ये है, मैं सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस करती हूँ क्योंकि वो मेरा स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा वीक जोन था, और एक अदर रीजन है कि मेरी मैथ थोड़ी वीक थी, तो मुझे ये जो आपके मैथ के क्वेश्चंस और उधर आपके डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके थोड़ा सा फियर मन में रहता है कि अगर आपका सही हो गया ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत टाइम चीटिंग है। ये जो डीआई के क्वेश्चंस है ये होते ही आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, और ये हमेशा स्टार्ट में होते हैं, और बच्चे गलती क्या करते हैं कि शुरू से अंत तक में लग जाते हैं। मुझे लगता है कि डीआई के क्वेश्चंस वगैरह ये आपको लास्ट में करने चाहिए, डीआई और मैथ के जो भी क्वेश्चंस है, ताकि अगर वो टाइम ले भी रहे हैं तो वो आपका टाइम अदर क्वेश्चन का खा नहीं रहे हैं, वो आपको बचा हुआ टाइम ले रहे हैं। तो मैंने जो चीज किया था वो ये था, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे पहले किया था 2 घंटे में हिस्ट्री का क्वेश्चन किया था। लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर वीक है इसलिए मैंने इन 2 घंटों में कम से कम 15 मिनट बचा लिए थे डीआई के लिए, क्योंकि मुझे डीआई के लिए ज्यादा टाइम चाहिए था। तो मैंने 2 घंटे में 15 मिनट बचा लिया डीआई के लिए अपने हिस्ट्री के पोर्शन से। फिर मैंने फर्स्ट पेपर लास्ट से करना शुरू किया, यानी कॉम्प्रीहेंशन का मार्क्स आपका रखा हुआ है, वो आप सही करना ही करना है। तो इसीलिए वो कॉम्प्रीहेंशन कभी भी आप प्रेशर में आके तो करना नहीं है, वो आप अच्छे दिमाग से करना है। इसीलिए मैं फर्स्ट पेपर हमेशा ही कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करती हूँ। कॉम्प्रीहेंशन का करने के बाद मैं सीधा गई रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग भी मेरी अच्छी है और रीजनिंग के क्वेश्चंस के मार्क्स आपके रखे हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो रीजनिंग में जाके फिर रीजनिंग के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने सारे क्वेश्चन निपटा देती हूँ मेरे फर्स्ट पेपर के, और लास्ट में एकदम डीआई के क्वेश्चंस करती हूँ। यस मैम, थैंक यू मैम। पास अपना मैसेज जो है बनाना चाहिए कि आप क्या चीज जो है फॉलो करने वाले। बताइए ठीक है सर। मैम मैं एक अभी से शुरू करेगा तो क्या क्या करना होगा अभी से? आपके लिए भी दिसंबर में देख के, अगर दिसंबर में एक दिसंबर के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो देखिए दिसंबर के लिए जैसा कि आपको पता है कि अभी तक इन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो अभी तक निकाला नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो एग्जाम आपका लास्ट दिसंबर तक में होगा, और शायद पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में भी शिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास हालांकि टाइम तो बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम है। इतने कम टाइम में मैं यही कहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे आपको देना है इम्पोर्टेंस। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, लग जाइए, क्योंकि वो आपका सबसे ज्यादा काम करने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर आप ऐसा मत करिए कि आप हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। मैं ये कह रही हूँ प्रिपरेशन के साथ उसको जोड़ के रखिए,
वीकली आप कर सकते हैं कि वीक के लास्ट में सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और उसके हिसाब से एक हफ्ते आप पढ़ाई करेंगे। मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजी आपका ज्यादा आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ में लेके चल रहे हैं और उसके हिसाब से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक हफ्ते पढ़ाई की आपने, लास्ट में आप मॉक दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो इस किस्म से आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए और एग्जाम होने के मैं कहूंगी 2 हफ्ते पहले सिर्फ मॉक दीजिए। मॉक जितना आप दे सकते हैं उतना मॉक दीजिए और जिससे आपका वो जो एग्जाम का डर है वो निकल जाए। तो ये मुझे लगता है सबसे बेहतरीन तरीका होगा। थैंक यू मैम। ओके, अपने बच्चों के लिए इतना अपना कीमती समय निकाला, एक बार फिर से बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे Thank you पूरे so much. बच्चों की तरफ से आपको एक बार फिर से यह क्वालिफाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू। और बहुत करें कि आप आपने जो भी गोल अचीव करने का सोचा है भगवान से फुलफिल करें और थैंक यू। थैंक यू सो मच फिर से एक बार। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जो अच्छे से जारी रखते रहिए। मैम ने जो भी बातें बताई हैं उसको थोड़ा सा अपने जहन में उतारिए और तैयारी करिए। ओके, मिलते हैं किसी और के साथ। ओके।